राजो राजमणिं सदा विजयते रामं संभजे रामेणाभिहितानि साचरचमु रामाय तस्मै नमः रामाय तस्मै नमः। मित्रों, महादशा के प्रथम एपिसोड में आपने ग्रहों की महादशा का वर्ष तथा अंतर्दशा का ज्ञान कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आपके सामने लघु पाराशरी में जैसा बताया गया है, यदि त्रिकोणेश शुभ अथवा त्रिषणाएश अशुभ हो, केंद्रेश तटस्थ अर्थात सम और द्वितीयेश तथा अष्टमेश वाव द्वादशेश का साहचर्य संबंध हो, तो इनके शुभाशुभ के अनुसार द्वादश लग्नों में जन्म लेने वाले जातक के लिए शुभाशुभ दशा फल का विचार कैसे किया जाता है, जैसा कि मध्य पाराशरी कार ने वर्णन किया है। मंद है सौम्य सीता है पापा शुभऊ गुरु दिवाकरऊ ना शुभम जोग मात्रेण प्रभवीक्ष निजीवयो परतंत्रस्य जीवस्य पाप कर्मापि निश्चितं कवि साक्षा निहन्तान् शान मार्कत्वेन लक्ष्येत् मंदातयो निहंतारो भवेयुः पापिनो ग्रहा शुभाशुभ फलान्येवं ज्ञातव्यानि क्रियोद्भवै। आज जिस विषय का वर्णन हम करने जा रहे हैं, इस विषय के बारे में लोगों में बहुत जिज्ञासा होती है। इससे पूर्व कि मैं आपके सामने महादशा के काल में विभिन्न ग्रहों का शुभाशुभ फल वर्णन कैसे होता है, उनके शुभाशुभ फल का विचार कैसे किया जाता है, इससे पूर्व मैं आप सभी लोगों का एस्ट्रोटेक चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इसके साथ अपने विषय को अग्रसारित करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूं। संभवतः आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा। मित्रों, इस समय हम मेष लग्न में ग्रहों की दशा अंतर्दशा का फल कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में विचार आपके साथ में अपना विचार मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि कहा गया है, मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक के लिए शनि ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र अशुभ ग्रह होते हैं। गुरु और सूर्य शुभ ग्रह हैं। वहीं शनि और गुरु का परस्पर योग होने पर भी वे शुभ फल नहीं देते, क्योंकि पराश्रित गुरु पाप करने वाला होता है। शनि आदि पापी ग्रह सामान्य मारक होते हैं, परंतु मारक होने पर शुक्र स्वयं साक्षात मारक होता है। यहाँ चंद्र व मंगल सम तटस्थ ग्रह माने गए हैं। मित्रों, ऐसा इसलिए कहा गया है कि मेष लग्न में शनि दशमेश और एकादशेश अर्थात केंद्रेश और त्रिषणायाधीश होता है। अतः केंद्रेश होकर शनि का अशुभत्व स्थगित हो जाता है, परंतु त्रिषणाएश होकर उसका पापत्व स्थगन में बाधा उत्पन्न करता है। अर्थात त्रिषणायाधीश होने के कारण शनि पापी ग्रह हो जाता है। इसी तरह से बुध त्रिषणाएश होने से अशुभ पापी हो जाता है। शुक्र मारक स्थान अर्थात द्वितीय और सप्तम स्थान का स्वामी होने से पापी ग्रह कहा जाता है।
यही यहाँ पर दूसरी तरह सूर्य पंचमेश मात्र होने से शुभ होता है और गुरु भाग्येश होने के साथ साथ द्वादशेश भी है। अतः द्वादशेश का त्रिकोणेश से संबंध हो जाने पर स्थानांतरानुगुण के अनुसार गुरु यहाँ पर शुभ फल देने वाला होता है। मित्रों, गुरु और शनि का साहचर्य पाप फलदायी होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु द्वादशेश है। कोई भी ग्रह जब द्वादशेश होता है, व्ययेश होता है या अष्टमेश होता है या त्रिसराएश होता है, अर्थात वह तृतीय, षष्ठ और एकादश का स्वामी होता है, तो वह पाप फलकारी होता है। और गुरु चूँकि यहाँ पर द्वादशेश है, अतः गुरु द्वादशेश होकर के अपना शुभत्व नष्ट करते हुए द्वादशेश के अनुसार पापी फल करेगा। मित्रों, यहाँ पर शुक्र दोनों मारक स्थानों में होने से प्रबल मार्केश हो जाता है, क्योंकि गुरु द्वितीयेश और सप्तमेश है। द्वितीय और सप्तम स्थान परम मार्केश स्थान माने जाते हैं। परंतु यदि हम शनि की बात करें तो शनि पापी ग्रह भी सामान्य मारक हो सकता है, अर्थात शनि यदि सामान्य भी पापी है तब भी वह स्वयं अपने आप में मारकत्व में प्रबलता के साथ अग्रगण्य होकर के लोगों का अनिष्ट करता है, उसके लिए पापकारक हो सकता है। चंद्रमा केंद्राधिपति है और मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर के तटस्थ हो जाता है, क्योंकि जब कोई ग्रह लग्नेश और अष्टमेश दोनों होता है तो उसके पापत्व में कुछ कमी आ जाती है। इस तरह से मेष लग्न की जातकों के लिए शनि, बुध और शुक्र अशुभ ग्रह होते हैं, गुरु और सूर्य शुभ ग्रह होते हैं, परंतु गुरु और शनि का योग शुभ फल नहीं देता। कारण त्रिसराएश का अपना एक पाप प्रभाव है और वह पाप प्रभाव उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिसके कारण त्रिसराएश या त्रिसराएश से संबंध करने वाला कोई भी ग्रह स्वयं पापी हो या स्वयं पापी ना हो, दोनों ही स्थितियों में वहाँ पर शुभ ग्रह की भी स्थिति यदि बनती हो तो भी वह जातक के जीवन में अशुभ फल ही करेगा। इस तरह से मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में उनकी महादशा के काल में ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, इसका वर्णन मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।